लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इनकी डिफरेंट रिएक्शंस देखी और रिएक्शंस में हमने द्विक्षारकीय कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया और इनके हमने निर्माण की विधियां देखी सबसे पहले, और निर्माण की विधियों के बाद हमने इनके भौतिक गुण देखे। जो सम संख्या वाले द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन सभी की विलेयता कम होती है और गलनांक ज्यादा होता है, जबकि विषम संख्या वाले द्विक्षारकीय अम्लों के विलेयता ज्यादा होती है और गलनांक कम होता है। हमने बताया आपको कि इनका आयनन जो है दो पदों में होता है। पहले पद में कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना प्रोटॉन त्याग कर आयन बनाता है, फिर दूसरे पद में दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना प्रोटॉन त्यागता है। इनके K1 का मान K2 के मान से ज्यादा होता है और अणुभार बढ़ने पर इनकी अम्ल सामर्थ्य घटती जाती है। इसके बाद आज की क्लास में फिर हम देखते हैं इससे आगे के गुण। तो उसमें है इनके रासायनिक गुण। कौन से गुण? रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में देखिए इनमें क्या होते हैं, दो COOH समूह होते हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो दो पदों में होंगी। पहले एक COOH समूह अपनी रिएक्शन दिखाएगा, फिर दूसरा दिखाएगा। तो देखिए द्विक्षारकीय अम्लों में दो COOH समूह होते हैं। दो COOH समूह होते हैं। दो COOH समूह होते हैं। अतः COOH समूह की समस्त अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। देखो विभिन्न द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर विभिन्न द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम आया, द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? सबसे पहले देखेंगे हम द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ऊष्मा का प्रभाव। यानी जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनसे हमें भिन्न भिन्न उत्पाद मिलेंगे। तो इसके अंदर एक नियम था, ब्लांक का नियम। किसका नियम? ब्लांक का नियम। ब्लांक का नियम क्या था? देखिए इस नियम की सहायता से, देखो ब्लांक का नियम क्या होता है, हम इस नियम की सहायता से किसी भी द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों में COOH समूहों की स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं। COOH समूहों की क्या ज्ञात कर सकते हैं? स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, तो स्थिति ज्ञात करने के लिए बेस्ट है प्लांक का नियम। इसमें क्या होता है देखो, यदि हम 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, तो इनके हीटिंग से हमें चक्रीय एनहाइड्राइड बनते हैं। क्या बनेंगे? हीट करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड। 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? चक्रीय एनहाइड्राइड। और 1,4 में कौन आता है? सक्सिनिक अम्ल आता है, ब्यूटारिक अम्ल आता है 1,5 में। और देखो 1,6 या 1,7 को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेंगे चक्रीय कीटोन। क्या मिलेंगे? चक्रीय कीटोन। तो 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो हमें मिलेंगे चक्रीय एनहाइड्राइड। और यदि हम 1,6 या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो हमें मिलेंगे चक्रीय कीटोन। ये क्या है? ये ब्लांक का नियम है। इसका नियम है ये ब्लांक का नियम। तो देखिए इस नियम की सहायता से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में दो COOH समूहों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार यदि 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाए तो उत्पाद के रूप में चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। उत्पाद के रूप में चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो कैसे करेंगे एग्जांपल। देखो पहले 1,4 का देखते हैं और फिर इसका देखेंगे 1,5। तो देखिए 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का बेस्ट एग्जांपल है, पता है आपको, सक्सिनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सक्सिनिक अम्ल। ये कैसा अम्ल है? 1, 2, 3, 4 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल।
कैसा अम्ल है ये? 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक। ठीक है, गर्म करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां से ये वाटर बाहर हो जाएगा और वाटर के बाहर निकलते ही हमें प्राप्त होगा ये एनहाइड्राइड प्लस वाटर। तो ये चक्रीय एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त होगा। क्या नाम है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर हम क्या लें ग्लूटारिक अम्ल जो कि एक 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 2 3 और 5। तो इसको हिट करेंगे, ये क्या है? ग्लूटारिक अम्ल। तो यहां से वाटर बाहर, ठीक है, और वाटर निकलते ही क्या बन जाएगा? ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। ये 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ग्लूटारिक अम्ल बन जाएगा ये कंपाउंड। उसका नाम है ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कीजिए नोट। किताब का प्रभाव ये है, प्लांक नियम के अनुसार है या द्विचालकीय अणु पर ऊष्मा का प्रभाव, उसमें है टॉपिक, कर लो नोट। अब देखिए चक्रीय एनहाइड्राइड है, उसका नाम ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, का नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब हम 1,4 और 1,5 के बाद लेते हैं अगले 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्तम एग्जांपल है हमारा एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो आप देखते हैं 1,5 और 1,4 के बाद अगला एग्जांपल 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का, और उसके अंदर आता है हमारा एडिपिक अम्ल। तो जब 1,6 को गर्म करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा वही, और हमें चक्रीय क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे चक्रीय कीटोन। तो चक्रीय कीटोन मिलेंगे हमें
देखते हैं कैसे। तो ये लिया हमने हमारा एडिपिक अम्ल। ये क्या है? एडिपिक अम्ल है। इसे हम बोलते हैं 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, गरम करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इससे हमें इस तरीके से ये बाहर निकलेगा CO2 और H2O, और हमें मिल जाएगा CH2 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 CO। ठीक है, ये CO2 और H2O बाहर हो जाएगा, ये CO2 और ये H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और मिलकर जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। क्या है ये? साइक्लोपेंटेनॉन। और बाहर निकल जाएगा साथ में H2O और CO2। तो जब 1,6 को गरम करेंगे तो H2O और CO2 निकल के क्या मिल जाएंगे? साइक्लिक कीटोन। जब 1,4 और 1,5 को गरम करेंगे तो मिलेंगे साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब देखिए, ये तो थे। अब देखो, यदि कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो उनमें क्या होता है? देखो, जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है ये? ऑक्सैलिक अम्ल। इसको जब हम गर्म करते हैं, कि द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो गर्म करने पर इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी और हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ये बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है और बाहर निकल जाएगा CO2। ऐसे ही हम मैलोनिक अम्ल को गर्म करेंगे। इस पे एक कार्बन से 2 COOH समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको गर्म करेंगे। तो इसको गर्म करने पर भी इसमें से CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल और CO2 बाहर। तो ये था मैलोनिक अम्ल। इससे क्या मिल जाएगा? एसिटिक अम्ल। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकती है। तो लिखिए, वे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों COOH समूह
एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। गर्म करने पर CO2 का एक अणु त्याग करके CO2 का एक अणु त्याग करके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते इन दोनों एग्जांपल्स ऑक्सैलिक और मैनोनिक अम्ल के, इन्हें आप यहां से नोट करें। तो इस तरीके से ये इकाई यूनिट आपकी यहाँ खत्म होती है। अभी तक हम 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। पहली हमने पढ़ी अल्कोहल, दूसरी हमने पढ़ी एल्डिहाइड कीटोन और तीसरी हमने पढ़ी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम इस इकाई से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए इस साल जो मदरसा यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए RRPMU में इस टॉपिक से वो थे 2020 में। पहला सवाल था हेल्महोल्ट्ज़-जेलिंस्की अभिक्रिया। पहला सवाल ये था। 2 नंबर का सवाल ये था डी-फॉर्म-टास्की अभिक्रिया। री-फॉर्म-टास्की अभिक्रिया। थर्ड क्वेश्चन था अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। चौथा क्वेश्चन था अम्ल उत्प्रेरित एस्टरीकरण। चौथा क्वेश्चन कौन सा था? अम्ल उत्प्रेरित एस्टरीकरण।
ठीक है, तो ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप। इस टाइप के सवाल बनेंगे इस रिएक्शन के अंदर, इस यूनिट के अंदर। इनके अलावा देखिए अगले टाइप में कैसे सवाल बनेंगे। एक आपसे पूछ सकता है अम्लता का क्रम, क्या पूछेगा? अम्ल सामर्थ्य, ठीक है, या अम्लता का बढ़ता क्रम या घटता क्रम। तो आप पहचान जाएंगे इस टाइप के सवाल भी सेकंड टाइप का ये सवाल आएगा, जिसमें आपको विभिन्न अम्लों की अम्लता का क्रम बताना है। तो देखिए इसमें पहला पूछ सकता है आपसे एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, और C2H5, COOH, अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, इनकी अम्लता का क्रम क्या होगा? पहले सबसे अधिक अम्लता का, फिर उससे कम का, फिर उससे कम का। इनके अलावा देखो सेकंड टाइप में आपसे पूछेगा COOH, बेंजीन पे जोड़ दिया बेंजोइक एसिड, इसके पैरा पे जोड़ दिया Cl, फिर बेंजोइक एसिड, फिर इस तरीके से नाइट्रो जोड़ दिया पैरा पर, नाइट्रो बेंजोइक एसिड, फिर इस तरीके से OCH जोड़ दिया। तो विभिन्न अम्ल है, इनकी अम्लता का क्रम आपको बताना होगा। आपको पता है एसिड समूह से जितने ज्यादा -I या -I प्रभाव वाले समूह जुड़ेंगे उसकी अम्लता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा +I और +M वाले समूह जुड़ेंगे अम्लता घटेगी। ये कंसेप्ट था हमारा। दूसरा कंसेप्ट था K का मान बढ़ेगा तो भी अम्लता बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, आप टॉपिक को पढ़ के इनकी अम्लता का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। और देखिए प्रॉपर्टीज सवाल बनेंगे इस यूनिट से, इनके रासायनिक गुणों से, वो इस तरीके से बनेंगे।
ठीक है। और देखिए और क्वेश्चन बनेंगे, एक्सप्लेन समझाइए इस टाइप के। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा एसिड ग्रुप और एल्कोहल दोनों में क्या है, दोनों में OH समूह है, परंतु COOH समूह ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बन सकता है एल्कोहल और इसके मुताबिक से। एक क्वेश्चन बनता है इनकी क्रियाशीलता से। क्रियाशीलता से क्या क्वेश्चन बनेगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, COOH समूह में कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम होती है, क्यों? ये आपको बताना होगा। तो इसके लिए आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा Cl3C COOH समूह जो होता है वो CH3COOH से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो ऐसे सवाल भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस यूनिट से। तो इस तरीके से ये यूनिट आपकी यहाँ पर खत्म होती है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हमारी जो नई यूनिट है नाइट्रो और अमीनो समूह उसे स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ढंग से देखना और पुराने पेपर्स भी आप सोल्व करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।